Hello everyone. So for today we are going to learn about transport across cell membrane. Okay, so अभी तक हमने जो पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन में पढ़ चुका है, सेलुलर जंक्शंस हमने पढ़ चुका है. अब जो ट्रांसपोर्ट होता है ये उन्हीं जंक्शंस के थ्रू हो सकता है, नहीं तो कुछ और प्रोटीन्स होंगे और नहीं तो ऐसा गो विद द फ्लो वाला ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है. ठीक है. अब इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट दो टाइप के हो जाते हैं. एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेम से समझ में आ रहा है कि एक्टिव है, यानी कि वो एनर्जी रिक्वायर करता होगा. पैसिव गो विद द फ्लो वाला मोशन है, सो इसमें कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता है. ठीक है. अब इसमें जो पैसिव के जो टाइप्स हैं वो है ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. सिंपल डिफ्यूजन और जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है ये बेसिकली डिफ्यूजन के ही टाइप्स हैं. ठीक है. डिफ्यूजन ही दो टाइप का होता है, सिंपल और फैसिलिटेटेड. ठीक है. आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में. ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का जो डेफिनेशन वाइज अगर उसका मीनिंग देखें तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द सोल्यूशन विथ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो ऑस्मोसिस अगर हम देखें तो सिंपल क्या होता है कि ये सॉल्वेंट के मूवमेंट के बेसिस पे हम इसे डिफाइन करते हैं कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. बट अगर इसे हम सोल्यूट के बेसिस पे बताएं तो सोल्यूट जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ पे ऑब्वियसली सोल्यूट कम रहेगा, और जहाँ पे सॉल्वेंट कम है वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा रहेगा. ठीक है. तो ये हो गया पहला ऑस्मोसिस. अब कुछ टर्म्स होते हैं जो कि ऑस्मोसिस से रिलेटेड रहते हैं. सबसे फर्स्ट जो आता है वो होता है ऑस्मोटिकली इनइफेक्टिव और ऑस्मोटिकली इफेक्टिव. कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑस्मोटिकली इनइफेक्टिव होते हैं. वो कौन से होते हैं? सब्सटेंस विच कैन डिफ्यूज इजिली, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो इजिली डिफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया. वो कैसे सब्सटेंस है? वो ऑस्मोटिकली इनइफेक्टिव है. वो सब्सटेंस विच कैन डिफ्यूज which can neither transfer nor metabolized in the body. वो कौन से रहते हैं? हमारे ऑस्मोटिकली इफेक्टिव सब्सटेंस. ठीक है. उसके एग्जाम्पल्स है प्लाज्मा प्रोटीन्स और डेक्स्ट्रैन. ये दो एग्जाम्पल्स हो गए. इसके बाद क्या होता है, ये बस आपको इसका टर्म पता होना चाहिए और डेफिनेशन पता होना चाहिए, ज्यादा इसके बारे में और कुछ नहीं पता होना चाहिए. एक एग्जाम्पल याद रहा वो भी चलेगा. इसमें कुछ अप्लाइड आ जाता है. अप्लाइड पार्ट में जैसे कि नॉर्मल सेलिन इज इफेक्टिव इन हाइपोवोलेमिया. हाइपोवोलेमिया मतलब कि हमारे बॉडी में वॉल्यूम कम है. अब हमारे बॉडी में वॉल्यूम कम है तो हम वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम एक्सेसिव ड्रिंकिंग से बढ़ा सकते हैं. मतलब अगर हम वाटर पी रहे हैं तो वाटर हमारी बॉडी में आएगा, जिसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम हमारी बॉडी का धीरे धीरे बढ़ेगा, जिसके कारण हाइपोवोलेमिया की जो कंडीशन है वो हाइपर की तरफ थोड़ा जाएगी, तो वो मीन वैल्यू की तरफ जाएगी. सो जो नॉर्मल सेलिन होता है, वो इफेक्टिव होता है हमारा हाइपोवोलेमिया कंडीशन में, क्योंकि जो नॉर्मल सेलिन होता है वो बेसिकली सोल्यूशन किसका होता है? 0.9% NaCl होता है उसमें. ठीक है. अब जो NaCl होता है, अगर हम NaCl के बारे में बात करें तो जो जहां भी सोडियम जाता है वाटर उसके पीछे पीछे जाता है. ठीक है. तो अगर हमारी बॉडी में सोडियम जा रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या बढ़ेगा? वाटर बढ़ेगा सोडियम के साथ साथ. ठीक है. इसलिए नॉर्मल सेलिन इज इफेक्टिव इन हाइपोवोलेमिया. हाइपोवोलेमिया एक कंडीशन होती है जो हमारी बॉडी में अगर वॉल्यूम कम हो चुका है. ठीक है. इसके बाद रहता है दूसरा टर्म, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू द सोल्यूशन विथ हायर सोल्यूट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस. यानी जो ऑस्मोसिस हो रही है, अब इसमें हम कितना प्रेशर लगा दें सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में हम कितना प्रेशर लगा दें कि ऑस्मोसिस हो ही नहीं. ठीक है. दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. विच इज एक्सर्टेड बाय कोलाइडल सब्सटेंसेस, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. अब यही अगर कोलाइडल सब्सटेंसेस अगर हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, अगर यही कोलाइडल सब्सटेंस हम प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, देन उसे हम बोलेंगे ऑन्कोटिक प्रेशर. ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर एक चीज होती है, दूसरी होती है ऑन्कोटिक. ऑस्मोटिक प्रेशर का वही फॉर्म अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के बेसिस पे बोला जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑन्कोटिक प्रेशर. ऑन्कोटिक प्रेशर जो नॉर्मली होता है वो होता है 25 mmHg. ठीक है. इसका एक अप्लाइड है जो कि फेमस अप्लाइड होता है और ये रीजनिंग क्वेश्चन के लिए आता है. एडिमा अकर्स इन हाइपोप्रोटीनीमिया. ठीक है. एडिमा हाइपोप्रोटीनीमिया में होती है. अब अगर हाइपोप्रोटीनीमिया कंडीशन है कि हमारी बॉडी में क्या है? प्रोटीन कम है. अगर प्रोटीन कम है तो जो कैपिलरी रहेगा, कैपिलरी पे ऑन्कोटिक प्रेशर कम लगेगा. जब ऑन्कोटिक प्रेशर कम लगेगा तो जो ऑस्मोसिस होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि सोल्यूट ज्यादा आएगा बॉडी में,
या सेल में, अगर हम एक सेल की बात करें या कैपिलरी की बात करें तो उसमें सॉल्यूट ज़्यादा, जब सॉल्यूट ज़्यादा आएगा तो जो कैपिलरी रहेगी वो बेसिकली स्वेल अप करने लगेगी, जो कि क्या करा देगी, एडिमा कॉज कराएगी। सो एडिमा अकर्स इन हाइपोप्रोटीनीमिया कंडीशन। ये हो गया इतना हमारा ऑस्मोसिस के बारे में। सो नाउ डिफ्यूजन। सो अगर डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन क्या होता है, रियल सेंस में डिफ्यूजन इज अ रैंडम मोशन, मतलब जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका बस एक रैंडम मोशन को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब वो रैंडम मोशन एक तो एरिया 1 से, जैसे अगर मैंने ये दो इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एरिया 1 से एरिया 2 की तरफ भी हो सकता है, एरिया 2 से एरिया 1 की तरफ भी हो सकता है। पर जो डिफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, जैसे कि अभी ये वाला डिफ्यूजन में दिख रहा है कि ये वाले पार्टिकल्स यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से यहाँ ज्यादा होगा, तो जो डिफ्यूजन ज्यादा होगा उसे हम बोलते हैं नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, या नेट डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन उसे हम बोलते हैं। अब अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, कंसंट्रेशन C1 माइनस C2, मतलब कि कंसंट्रेशन एक एरिया में उसका माइनस दूसरे एरिया का करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा उससे वैल्यू आएगा वो डिसाइड करेगा कि नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन सा है, ठीक है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, एक जो मेन क्वेश्चन जो डिफ्यूजन से आता है हमारा शॉर्ट नोट के बेसिस पे, वो हो जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ये फैक्टर्स पे आता है। सबसे पहला जो डिफ्यूजन का जो प्रिंसिपल है वो हम डिफाइन कर पाते हैं बाई फिक्स लॉ। एक लॉ होता है फिक्स, साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया था कि जो नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन है, J इज नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द सेल मेम्ब्रेन and inversely proportional to thickness of the membrane and is also directly proportional to the concentration difference, ठीक है, जो दोनों मेम्ब्रेन में है उस सब्सटेंस का, ठीक है। सो ये हो जाता है नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो कि हमें फिक्स लॉ से पता चलता है। अब इसके बाद करें जो डी है, डी क्या है, बेसिकली एक कांस्टेंट है। अब ये सब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीजें हैं, तो इसमें एक कांस्टेंट हम लेंगे, तो डी जो कांस्टेंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द मेम्ब्रेन एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ये हमें पता चलता है, ये जो पार्ट है इतना हमें पता चलता है ग्राहम्स लॉ से, बाकी ये जो पार्ट है ये हमें पता चलता है फिक्स लॉ से, ठीक है। तो ये हो गया पहला जो फैक्टर जो डिपेंड करता है। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल आया था डिफ्यूजन की, वही की एक्वापोरेंस फॉर वाटर एंड ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स। आगे क्या हो गया, डिफ्यूजन वही कि अभी सबसे पहले जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो J है वो क्या है, हमारा नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस, इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस, मतलब कि अगर मेम्ब्रेन का डिस्टेंस कम है तो जल्दी पार्टिकल पहुंच जाएगा, पर अगर मेम्ब्रेन का डिस्टेंस ज्यादा है तो पार्टिकल को टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके बाद ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट वाली बात आई, ग्राहम्स लॉ वाली बात। इसके बाद क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूलर वेट वाली बात आ जाती है। फिर डिफ्यूजन जो है वो क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, यानी कि वो कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं करता है। तो ये हो गया इतना डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन है और जो सिंपल डिफ्यूजन है वो काफी हद तक सेम होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थोड़ा सा अलग होता है, पर जो डिफ्यूजन और जो सिंपल डिफ्यूजन है ये मोर टू मोर सेम ही होता है। सबसे पहले वही पॉइंट इसमें कि पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव प्रोसेस है ये, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का मूवमेंट है, सॉल्वेंट का मूवमेंट, जो आयंस है उनका मूवमेंट। इट मेनली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन डिफरेंट, इट डजंट रिक्वायर एनी कैरियर, मतलब कि इसको कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए रहेगी। इसके बाद इसका जो एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो एक होता है कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं और लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, वो हम पहले से जानते हैं। तो ये लिपिड बाइलेयर होते हैं, अगर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है तो वहां से बहुत इजीली मूव कर जाएंगे, पर अगर लिपिड इनसॉल्युबल है तो उनको क्या चाहिए रहेगा, उनको कोई ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल चाहिए रहेगा, ठीक है, जिसके थ्रू वो मूव कर सके, जैसे कि वाटर के लिए होते हैं एक्वापोरेंस, ठीक है। इतना हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें क्या होता है, इसमें कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। कैरियर प्रोटीन एक बस प्रोटीन होती है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और वो कैरी करती है पार्टिकल्स को, इसलिए इसे कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। अब अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, ये एक तो बेसिकली उन सब्सटेंस के लिए होता है व्हिच हैव लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। इसके अलावा दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, ठीक है। फास्टर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। दीज आर स्पेसिफिक, मतलब कि जो कैरियर प्रोटीन होती हैं बेसिकली वो स्पेसिफिक होती हैं कुछ चीज़ों के लिए, कि यही
आयन से यही सोल्यूट इसमें पास करवाने हैं। इसके बाद ये सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करती हूँ। सैचुरेशन काइनेटिक्स मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि हमारा सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए तो वो मतलब चलता रहता है कि प्रोसेस यहाँ पे ज़्यादा है, पार्टिकल यहाँ पे कम है, तो सिंपल डिफ्यूजन चलता रहेगा, ठीक है। पर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एज इसमें कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो कैरियर प्रोटीन भी एक नंबर में प्रेजेंट होंगी। अब अगर कैरियर प्रोटीन हमारे सेल मेम्ब्रेन में खत्म हो जाए, ठीक है, कैरियर प्रोटीन अगर हमारे सेल मेम्ब्रेन से खत्म हो जाए तो फिर उस समय क्या होगा कि उस समय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कम होना पड़ेगा, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा। इसीलिए इसका एक सैचुरेशन काइनेटिक्स होता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। पर जो हमारा जो सिंपल डिफ्यूजन ग्राफ होता है वो डायरेक्टली स्ट्रेट बनता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो ग्राफ होता है वो पहले तो बढ़ता जाता है पर फिर एक पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इट फॉलोज के सैचुरेशन काइनेटिक्स। इसके बाद एक कॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी शो करता है, मतलब कि कॉम्पिटिशन भी इसमें देखने को मिलता है क्योंकि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो किसी दो चीज़ों की सेम हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज वाया GLUT4 इनटू मसल एंड एडिपोज टिश्यू इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, जो कि मैं पता हूँ। जैसे कि मतलब इसमें क्या है कि हमारी मसल्स हैं और हमारा एडिपोज टिश्यू है। अब इसमें हमें ग्लूकोज को ट्रांसफर कराना है, तो जो ग्लूकोज रहता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, मतलब कि ग्लूकोज और जो इंसुलिन है, ग्लूकोज बेसिकली इंसुलिन पे डिपेंड करता है। अगर इंसुलिन है सेल में तो ग्लूकोज जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता, ये रहता है इसमें, ठीक है। So that's all for today. Thank you so much.